नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, कल यानी बुधवार को संसद में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के राजकुमार और कांग्रेसी नेताओं के आका राहुल गांधी उपस्थित हुए थे और उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया है उस पर चर्चा के दौरान जिस तरीके का उन्होंने भाषण दिया और भाषण देने के बाद जब वो संसद से जाने लगे तो जो कृत्य किया वह पूरी तरह से पूरे कांग्रेसी नेता एवं उनके चमचे चाटुकारों को नंगा कर दिया। जो 2 दिन पहले से माहौल बना रहा था कि संसद में शेर आया, वो कांग्रेसी नेताओं और उनके चमचे चाटुकारों का शेर संसद में पूरी तरह से सड़क छाप टाइप छिछोरा साबित हो गया। जी हाँ, दरअसल जिस तरीके से राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए उन्होंने पहले तो अपना वही पुराना राग अलापना शुरू किया कि वो किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे, उनके घुटनों में दर्द था, उनसे एक लड़की मिला और लड़की ने उनसे पता नहीं क्या कह दिया कि उनके घुटने का दर्द खत्म हो गया। वो कह रहे हैं कि मैं भारत को समझने के लिए, भारत को देखने के लिए मैंने ये यात्रा किया। जब यात्रा किया तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं यात्रा क्यों कर रहा हूं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मुझे इस भारत को अगर समझना है, देखना है तो मुझे यह यात्रा करना पड़ेगा। यानी कि राहुल गांधी को जब 52-53 साल का उम्र हुआ तब उसको इस बात की समझ हुई कि वह भारत को जानना चाहता है। यानी इससे पहले 52-53 साल से पहले वह अभी तक भारत को नहीं जानता था। वह इस बात को अपने ही मुंह से स्पष्ट कर दिया और 52 साल की उम्र में सभी जानते हैं कि व्यक्तियों का दिमागी संतुलन कैसा होता है, फिर वो किस तरीके से बातों को समझता है। तो यह देश के लोग समझ सकता है कि अब राहुल गांधी भारत को कैसे देखते हैं और कैसे समझते हैं, जिसका उदाहरण वो बार बार देते हैं हर एक जगह, चाहे देश में हो या विदेश में। कभी कहते हैं कि भारत एक देश नहीं है, भारत एक राज्यों का संघ है, भारत राष्ट्र नहीं है, एक राज्यों का संघ है। तो कभी कहते हैं भारत में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, भारत में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो खत्म हो गई है। ऐसे ऐसे बातें करते हैं। तो यह समझना चाहिए इस देश के लोगों को कि राहुल गांधी को भारत की और भारत के लोकतंत्र की कितनी समझ है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने अपने पुराना राग अलापने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिया जो बेहद ही आपत्तिजनक था। जैसे कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तुलना रावण से किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ 2 लोगों का बात सुनता है और रावण भी 2 लोगों का बात सुनता था, एक कुंभकर्ण और एक मेघनाथ का। और प्रधानमंत्री भी 2 लोगों का बात सुनता है, एक अडानी और एक अमित शाह का। अब इस राहुल गांधी ने कितना रामायण को देखा है, कितना रामायण को समझा है कि इसको इस बात को भी, रामायण के इस तथ्य का भी समझ नहीं है कि रावण सच में अगर कहा जाए तो किसी का भी बात नहीं सुनता था, क्योंकि रावण के अंदर घमंड इस बात का था कि वो बहुत बड़ा विद्वान है, जो कि वो था, इसमें कोई शक नहीं था कि रावण विद्वान नहीं था। लेकिन राहुल गांधी का यह तर्क कि वो मेघनाथ और कुंभकर्ण का बात सुनता था, यह बिल्कुल गलत है। अगर रामायण जो देखा होगा उनको पता होगा कि अगर रावण अगर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बातों को मानता तो रावण का अंत नहीं होता, क्योंकि कुंभकर्ण और मेघनाथ भगवान राम और लक्ष्मण के शक्तियों को परख कर, जानकर जब रावण को समझाता है कि आप भी प्रभु राम के सामने समर्पण कर दीजिए, तो भी रावण नहीं मानता है। इसका मतलब है कि वो किसी का बात नहीं मानता था। और भी बहुत सारे प्रसंग है रामायण में जिस तरह स्पष्ट होता है कि रावण किसी का भी बात नहीं मानता था, वो बिल्कुल ही अहंकारी व्यक्ति था। लेकिन राहुल गांधी ने उस रावण से नरेंद्र मोदी का तुलना किया, जो कि बेहद ही आपत्तिजनक है। अगर कल होके कोई व्यक्ति राहुल गांधी से पूछ ले कि अगर नरेंद्र मोदी किसी का बात नहीं सुनता है तुम्हारे हिसाब से तो वो रावण हो गया, तो इंदिरा गांधी फिर क्या थी? इंदिरा गांधी भी इस देश के किसी भी लोगों का बात नहीं सुना था और इस देश के लोगों के बात को ना सुनना पड़े इसलिए उसने इस देश में आपातकाल लगाया था। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी अपने तमाम विरोधियों को
और जो उनका विरोधी ना भी था, जिनका समाज में और राजनीति में थोड़ा भी पहचान था, उन तमाम व्यक्तियों को जेल में बंद कर दिया था। तो फिर इंदिरा गांधी क्या थी? रावण तो नहीं थी। तो क्या वो लंकनी थी? क्या उनका तुलना लंकनी से किया जा सकता है? यह राहुल गांधी और कांग्रेस के चमचे चाटुकारों को बताना चाहिए। दूसरा बात, राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की राजनीति ने मणिपुर में भारत और हिंदुस्तान की हत्या किया, मणिपुर के लोगों का हत्या किया है। यह हत्यारा है, नरेंद्र मोदी देशद्रोही है, हत्यारा है। फिर राहुल गांधी से एक सवाल बनता है कि राहुल गांधी को बताना चाहिए कि इस देश के विभाजन के समय पे लाखों लोगों का हत्या करवाया था, उसका जिम्मेवार कौन था? सिर्फ और सिर्फ पंडित नेहरू। तो क्या वो देशद्रोही था? वो हत्यारा था जिसने भारत माता को दो टुकड़े में विभाजन करवा दिया। क्या वह देशद्रोही नहीं था? वह हत्यारा नहीं था? अगर इस देश में सबसे बड़ा कोई भारत माता का हत्यारा है तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जिसने इस देश को दो टुकड़ों में बंटवा दिया सिर्फ अपने सत्ता और अपने कुर्सी के लिए। उसके बाद इंदिरा गांधी 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजोल में अपने ही देश के नागरिकों के ऊपर 4 फाइटर प्लेनों से बमबारी करवाया था। तो क्या इंदिरा गांधी हत्यारन थी? क्या इंदिरा गांधी देशद्रोही थी? क्या उसने भारत का हत्या नहीं करवाया था? राहुल गांधी ने एक और बात कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम मणिपुर नहीं जा रहे क्योंकि वह मणिपुर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानता है। तो फिर राहुल गांधी से एक और सवाल, 1993 में उसी मणिपुर में कुकी और नागा समुदाय के बीच में हिंसा हुआ था, जो कि जातीय हिंसा था। जिस तरीके का हिंसा अभी हो रहा है या हुआ है हाल के वर्षों में, इसी तरीके का हिंसा था। 700 लोग मरे थे, 40,000 लोग शरणार्थी कैंपों में थे। 1.5 साल तक वो हिंसा चलता रहा। उस समय भारत का प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव था, कांग्रेस की सरकार थी। कितने बार प्रधानमंत्री गए मणिपुर? कितने बार गृह मंत्री गए मणिपुर? कोई नहीं गया। इसका उल्लेख खुद अमित शाह ने लोकसभा में किया है। उन्होंने कहा है कि कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री मणिपुर का दौरा नहीं किया, यहां तक कि कोई चर्चा नहीं हुआ। और जवाब भी दिया तो स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री राजेश पायलट, जो कि सचिन पायलट जी के पिताजी थे, MOS थे वो, उन्होंने जवाब दिया। तो विपक्ष के दबाव बनाने के बाद उसके बाद 1993 में एक और हिंसा हुआ था कुकी और पंगल समुदाय के बीच। उसमें भी 90 से 130 लोग मारा गया था। 1 साल तक वो हिंसा चला था। कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था, कोई केंद्रीय मंत्री तक नहीं गया था दौरे पे, नहीं कोई चर्चा हुआ था, नहीं किसी ने जवाब दिया था इस देश के लोगों और विपक्ष की नेताओं को। 1997-98 में फिर उस मणिपुर में हिंसा हुआ था, जिसमें 350 लोग मारे गए थे कुकी और तैपेई समाज के बीच। 1 साल तक हिंसा चला था। कोई मीटिंग नहीं, कोई बैठक नहीं, किसी तरह का कोई सवाल जवाब नहीं हुआ था। कोई मंत्री, कोई प्रधानमंत्री दौरे पे नहीं गया था। तो क्या ये जितने भी प्रधानमंत्री रहे कांग्रेस के, क्या ये सब के सब मणिपुर को भारत का हिस्सा नहीं मानता था? ये राहुल गांधी को बताना चाहिए। 2004 में उसी मणिपुर में 1700 लोगों का एनकाउंटर हुआ, फर्जी एनकाउंटर, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। क्या मनमोहन सिंह मणिपुर के दौरे पे गए थे? या मनमोहन सिंह ने लोकसभा में कोई जवाब दिया था? और मणिपुर नहीं गए थे तो क्या मणिपुर को भारत का हिस्सा कांग्रेसी नहीं मानते थे? क्या यूपीए की सरकार मणिपुर को भारत का हिस्सा नहीं मानती थी? क्या राहुल गांधी को बताना चाहिए। यही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यूपीए के शासन काल में पूरे 10 सालों में सिर्फ एक बार अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पे गया। उसके बाद चीन ने धमकी दिया। उसके बाद से पूरे 10 सालों के शासन काल में कांग्रेसी यूपीए सरकार का कोई भी मंत्री अरुणाचल प्रदेश के दौरे पे नहीं गया। तो क्या कांग्रेसी अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता है? ये राहुल गांधी को बताना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार चाहे तो भारतीय सेना एक दिन में मणिपुर में शांति व्यवस्था स्थापित कर सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी शांति नहीं चाहता है। राहुल गांधी को फिर एक सवाल का जवाब देना चाहिए कि अगर भारतीय सेना एक दिन में मणिपुर में अगर हिंसा को शांत कर सकता है
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक 1947 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की जितनी भी प्रधानमंत्री रहा, चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या मनमोहन सिंह हो, नरसिम्हा राव हो, आई के गुजराल हो या और भी जितने भी लोग रहे, मोरारजी देसाई, वो कांग्रेस के वो नहीं थे, और भी जो भी लोग प्रधानमंत्री रहा हो, सबके सबने मणिपुर में मिलिट्री शासन लगाया। एक कानून था अस्पा कानून। 1958 में अस्पा कानून मणिपुर के कुछ हिस्सों में लगाया और 1980 तक पूरे मणिपुर में अस्पा कानून को लगा दिया गया। अस्पा कानून में भारतीय सेना को पूरी तरह से छूट दिया गया था कि वो किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के ऊपर गोली चला सकते हैं, उनको अरेस्ट कर सकते हैं, उनको जेल भेज सकते हैं। एक तरह से पूरी तरह से शासन व्यवस्था आर्मी के हाथ में था। मणिपुर शांत क्यों नहीं हुआ? क्यों मणिपुर में हिंसा होती रही? दरअसल राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जिनको तथ्य और तर्क से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं होता है। इनका जो सलाहकार मंडली है ना, वो भी राहुल गांधी की तरह ही निहायत ही निकम्मा है, जो शायद राहुल गांधी को सदन में बोलने के लिए एक ऐसा प्रभावशाली लिखित नोट नहीं दे पाता है जिसको बोलकर, जिसको पढ़ के सुनाकर राहुल गांधी एक अपना अलग पहचान बना सके। अरे पूर्वोत्तर के राज्यों में जो आतंकी हिंसा है, ये जो नस्लीय हिंसा है, ये कोई आज नहीं हुआ है, या आजादी के बाद से ही इस तरह की हिंसा शुरू हो गया था। और सिर्फ मणिपुर में ही नहीं, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, ये तमाम ऐसे राज्य थे जिन राज्यों में कांग्रेस की लंबे वक्तों तक सरकार रही। इस देश में कांग्रेस की लंबे वक्तों तक सरकार रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विफल रहा इन राज्यों से आतंकी और इस तरह के अलगाववादी गुटों को खत्म करने में या उनको शांत करने में, उनको डेमोरलाइज करने में। लेकिन आज वो राहुल गांधी उस सरकार से सवाल पूछ रहा है जो पिछले 9 सालों में, चाहे जम्मू कश्मीर हो, जिस जम्मू कश्मीर में गांधी खानदान का कोई नेता अगर तिरंगा लेकर फहराने गया तो वो भी जब नरेंद्र मोदी की सरकार जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटा दिया, नहीं तो उससे पहले गांधी खानदान का कोई भी प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में तिरंगा नहीं फहरा पाया था लाल चौक पे। उनकी इतनी औकात नहीं थी, इनकी हैसियत उतनी नहीं थी। वह आज नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आप पूर्वोत्तर की हिंसाओं को रोकने में नाकाम हैं, आप चाहते नहीं है शांति व्यवस्था। और जैसे ही राहुल गांधी ने अनर्गल टिप्पणी संसद में किया, वैसे ही राहुल गांधी का पालतू पत्रकार जो पूरे जिंदगी कांग्रेसी नेताओं के तलवे चाटकर पत्रकारिता में गया, बड़े बड़े टीवी का संपादक बना, उन्होंने एजेंडा चलाना शुरू कर दिया कि आज तक नरेंद्र मोदी को किसी ने इस तरह की बात नहीं कहा था जो आज राहुल गांधी ने कह दिया। देशद्रोही कह दिया, रावण से तुलना कर दिया, हत्यारा कह दिया। ये सब खुश होने लगे यार। जिस तरीके का राजनीति आज राहुल गांधी कर रहा है और आज की कांग्रेस और विपक्षी दल कर रहे हैं, इसी तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, इसी तरह का ओछी राजनीति अगर करना चाहती तो इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी जो सिख नरसंहार के बाद ये कह रहे थे कि कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, एक तरह से हजारों सिखों का नरसंहार को राजीव गांधी जस्टिफाई कर रहे थे। उस राजीव गांधी का तुलना भी न जाने हिटलर से लेकर रावण और कंस और पता नहीं किस किस लोगों से या चरित्रों से कर दिया होता। लेकिन पहले का विपक्ष इतना गिरा हुआ नहीं था जिस तरीके का विपक्ष अब गिरा है। एक पहले का विपक्ष था जो इंदिरा गांधी को दुर्गा नाम दिया था, और एक आज का विपक्ष है जो नरेंद्र मोदी को रावण बता रहे हैं। इन दोनों टाइमों के दोनों विपक्षों का राजनीतिक सोच को दिखाता है, और जिसका राजनीतिक सोच ही गंदा हो उसका पतन तो निश्चित है। विपक्ष का काम होता है सरकार का विरोध करना, लेकिन सरकार का विरोध का यह मतलब नहीं होता है कि आप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या मंत्रियों का तुलना किसी ऐसे चरित्र से कर दे जिस चरित्र का समाज में एक बुरा प्रभाव है।
बुराइयों के लिए उनको जाना जाता है। ऐसे अभी नरेंद्र मोदी का बैटिंग बाकी है। राहुल गांधी ने तो बहुत कुछ बोलकर निकल गया, लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी जी बोलेंगे, तब इन कांग्रेसियों के पैरों तले जमीन खिसकेगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।